Hello and assalamualaikum guys. Hope you all are doing great. Welcome back with the next session of our MCQs. आज के सेशन में हम इस नए पैटर्न पे और कुछ MCQs आपके लिए लेके आए हैं. मेजर सबसेटल टेंडेंसी आज का टॉपिक है. सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स डायरेक्टली मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मीडियन. मीडियन के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज मीडियन इज a positional average. Second statement is it is unaffected by extreme values. Third statement है it requires data to be arranged in order. Fourth statement है median cannot be calculated for group data. तो ये है आपके पास पहला MCQ. आप देख लीजिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं. तो सारे स्टेटमेंट्स को एक बार अच्छी तरह से रीड करके आप जो है इसका आंसर फाइंड आउट कीजिएगा. यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस. ठीक है, चलिए चलते हैं पहले स्टेटमेंट पे. पहले स्टेटमेंट है मीडियन इज़ ए पोजिशनल एवरेज. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जब भी हम मीडियन निकालते हैं हम इसकी पोजीशन जो है एवरेज पोजीशन निकालते हैं डेटा सेट का. दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास इट इज़ अनएफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. ठीक है, हमारे पास कितना भी सेट लंबा क्यों ना हो, अगर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ कितने भी बड़े या कितने भी छोटे हो तो इससे मीडियन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट है इट रिक्वायर्स डेटा टू बी अरेंज्ड इन ऑर्डर. मैंने आपको बताया है जब भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना है यू शुड नोट वन थिंग एंड इट्स मैंडेटरी दैट व्हेन एवर यू कैलकुलेट द मीडियन द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड टू अरेंज द डेटा इन ऑर्डर. चाहे आप उसको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं. तो आपको अरेंज करना लेकिन ज़रूरी है. आपके पास जो भी डेटा हौज पौज होगा तो आप उसका मीडियन निकालेंगे वो बिल्कुल गलत होगा. सो इट इज़ अ मैंडेटरी स्टेप दैट विच हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. जब हमने जो है डिस्क्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ वगैरह के लिए जब हमने मीडियन निकाला था मैंने आपको ये चीज़ बताई थी. फोर्थ स्टेटमेंट मीडियन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ग्रुप डेटा. तो मीडियन हम ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये बिल्कुल गलत है. हमने ग्रुप डेटा यानी कि कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा के लिए भी मीडियन निकाला है. तो ये आपका स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट गलत है. तो आपके 3 स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ठीक है बेटा, चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट MCQ. मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी हम करेंगे. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थमेटिक मीन. आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं जो इनकरेक्ट है. ठीक है, तो ये आपको देखना है अच्छी तरह से. इसका पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो है अर्थमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. दूसरा हमारे पास है सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो. थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है मीन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट. फोर्थ स्टेटमेंट है मीन कैन बी कंप्यूटेड फॉर ग्रुप डेटा. ठीक है, आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट है. चलिए आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा. आते हैं हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट है, हर एक स्टेटमेंट को हम एनालाइज करेंगे. पहला स्टेटमेंट अर्थमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू सबसे बड़ा होगा या सबसे कम होगा इसका मतलब है डिविएशन ज़्यादा है या डिविएशन कम है. उसकी वजह से सारे जो मीन पे हमारे यहाँ पे फ़र्क पड़ता है. तो यू शुड नोट कि जब भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन में एक्सट्रीम वैल्यूज़ इफेक्ट होंगे तो उस वजह से आपका पूरा मीन इफेक्ट हो जाता है. मीडियन की सूरत में कुछ नहीं होता है, मोड की सूरत में कुछ नहीं होता है, लेकिन मीन की सूरत में मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है 2 3 4 5. अचानक हमारे पास एक जो है डेटा आ गया, हमारे पास 60 आया डेटा. तो इस वजह से आप देख लीजिए मीन पूरा चेंज हो जाएगा. इसी तरह हमारे पास इस तरह से अगर डेटा होगा 20 30 40 इसके बाद हमारे पास 2 आता है तो ये देख लीजिए पूरा मीन यहाँ पे कम हो जाता है. तो एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि अर्थमेटिक मीन्स अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो. जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं उसमें हमारे पास सम ऑफ जो डिविएशंस होता है वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. मैं आपको बताऊंगा कैसे. जैसे हमारे पास एक इस तरह से एक डेटा है 2 4 6 हमारे पास डेटा है बेटा. अगर हम
इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना बना, 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12। तो ये आपके पास 12 डिवाइड बाई कितने हमारे पास आइटम्स हैं, ये हमारे पास 3 आइटम्स हैं, 12 डिवाइड बाई 3 = 4। ये हमारे पास 4 आया मीन, ठीक है। तो ये जो मीन है, अब अगर हम डिविएशन देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पहले आइटम के साथ कितना डिविएशन है, 4, और 2 के साथ कितना डिविएशन है, तो 4 - 2 = 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 4 - 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिविएशन नहीं है। इसके बाद हमारे पास 4 - 6 = -2। तो अगर इसको सम करेंगे, +2 - 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 0 हो जाएगा, आ जाएगा। इस पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा इस लेवल पे। तो सम ऑफ डिविएशंस जब मीन का आप निकालेंगे ना, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 स्टेटमेंट्स हमने अभी तक देखे, दोनों के दोनों सही है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास बेटा, मीन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट। मीन जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई डेटा सेट में कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन ही होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2, 3, 6 ये हमारे पास डेटा सेट है। अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आया, 5 + 6 = 11। तो ये हमारे पास 11 डिवाइड बाई 3 कितना आया मीन, आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हमारे पास 3 3 = 9, ठीक है। तो 2 आए यहाँ पे हमारे पास, 3 6 = 18, ठीक है, 3 6 = 18। तो हमारे पास जो मीन आया यहाँ पे वो 3.66 आया। क्या इसमें से कोई ऑब्जर्वेशन जो है इसके साथ मैच करता है? क्या कोई ऑब्जर्वेशन हमारा 3.66 के बराबर है? नहीं। तो आपका जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने क्योंकि ये ऑलवेज बता रहा है तो हमने एक एग्जांपल ली, वहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ऑलवेज यहाँ पे पॉसिबल नहीं। हो सकता है किसी केस में हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है बेटा। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट पे जाते हैं। मीन कैन बी कंप्यूटेड फॉर ग्रुप डेटा, बिल्कुल सही बात है। मीन हम ग्रुप डेटा के लिए, मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, हम ग्रुप डेटा के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? तो आपका थर्ड स्टेटमेंट खाली यहाँ पे गलत है, ठीक है बेटा। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मोड। अब मोड की बारी आ गई। मोड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। मोड, पहला स्टेटमेंट, मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू। दूसरा स्टेटमेंट, मोड इज़ ऑलवेज यूनिक। तीसरा स्टेटमेंट, मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। फोर्थ स्टेटमेंट, मोड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है। आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से क्वेश्चन को। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने सेलेक्ट किया होगा। तब तक हम एक एक स्टेटमेंट को ऑपरेट करेंगे, एक स्टेटमेंट को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, मोड इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू। ये तो डेफिनेशन ही मोड की है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोड इज़ ऑलवेज यूनिक, बिल्कुल मोड क्या कह रहे हैं, मोड इज़ ऑलवेज यूनिक नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ही यूनिक होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिक कहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 हुआ। अगर हमारे पास 3 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 5 2 बार रिपीट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टी मॉडल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं होता, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है यहाँ तक। चले तीसरा, मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। मैंने आपको बताया कि मोड को हम ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस तरह से है तो ये है, इसमें सिंगल मोड है। अगर इस तरह से है तो इसमें डबल मोड है। अगर इस तरह से आपका ग्राफ है तो आप कह सकते हैं ये मल्टी मोडल डेटा है, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकता है, बिल्कुल सही आपका ये तीसरा स्टेटमेंट भी है। चलिए चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। अभी तक हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है। मोड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, बिल्कुल सही है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या भी हो, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी से कि कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके साथ वाबस्तगी है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका पहला स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 20। हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन हैं दिए गए हैं और उनका मीन हमारे पास 20 है। इफ़
वन ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन निकाला गया, द मीन बिकम्स 18। अब हमारे पास जो मीन बचा वो हमारे पास 18 है। द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन इज, आपने बताना है जो ऑब्जर्वेशन को निकाला गया है उस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना है। ऑप्शन ए इज़ 10, ऑप्शन बी इज़ 20, ऑप्शन सी इज़ 28, ऑप्शन डी इज़ 30। आई होप आपने ये किया होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, तो मीन का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है वो है 5, ठीक है। तो अगर आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास मीन दिया गया है कितना 20, तो ये आपके पास आया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सम लिखता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 5। तो अगर आपने सम निकालना होगा तो ये आपके पास कितना बना 5 × 20 100। तो यहाँ पे आपके पास सम कितना बना 100, ठीक है बेटा। तो ये आया आपके पास सम। दूसरा आपसे क्या कहा जा रहा है, अगर एक इसमें से एक ऑब्जर्वेशन को निकाला जाता है तो आपका मीन कितना बनता है 18 बनता है। तो दोबारा आप सम निकालेंगे क्योंकि अब हमारे पास मीन कितना है 18 है मीन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप निकालेंगे, लेकिन इस बार आपके पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, पहले 5 थे लेकिन इस बार 4 ही हैं, ठीक है बेटा। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई करिए 4 × 18, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बनता है 4 × 18, सम आपके पास आ जाएगा 72, ठीक है बेटा। तो अब आपने जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस मिसिंग है, जो हमने एक्सक्लूड की है, वो ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो सम पहला जो आपके पास सम आया और दूसरी बार जो आपके पास सम आया, इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। तो सम 1 माइनस सम 2, ठीक है। तो ये आपके पास आया 100 माइनस 72, ज़रा देख लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 28, ठीक है बेटा। तो ये आपका 28 करेक्ट आंसर है, ठीक, क्लियर। चलिए, इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे आपने दोनों सम कैलकुलेट करने हैं, उनका जो है एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपने एक्सक्लूड किया है वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरह अप्रोच करेंगे, ठीक है। हमने इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी किए हैं, आई होप आपको इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द मीडियन ऑफ द सीरीज़, हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है, x 3 9 7 15 इज़ 9। यहाँ पे इसका मीडियन दिया गया है 9। वैल्यू ऑफ x कैन बी, हमें बताना है कि यहाँ पे एक वैल्यू, एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू जो है वो मिसिंग है, आपने इस वैल्यू x का वैल्यू बताना है। ऑप्शन ए इज़ 8, ऑप्शन बी इज़ 9, ऑप्शन सी इज़ 2, ऑप्शन डी इज़ 7। बता दीजिए, आई होप, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी कर सकते हैं। ये हमारे पास मीडियन तो 9 ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 से कम क्या आता है 2, तो 2 को आंसर करेंगे, बिल्कुल गलत है, ठीक है बेटा। मैंने पहले भी, आज भी हम जब हमने MCQ स्टार्ट किए तो मैंने आपको कहा कि जब भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, डोंट फॉरगेट, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू अरेंज द डेटा फर्स्ट। आपको सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है। देख लीजिए, यहाँ पे 9 आता है, उसके बाद 7 आता है, ठीक है। तो अरेंज डेटा नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 3 7 9 एंड 15, ठीक है। इस तरह से अरेंज करेंगे आप डेटा को। अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे आपको किस तरह से अप्रोच करना है, चारों ऑप्शंस को देखना है अच्छी तरह से। अगर हम 2 लेंगे, ये x का वैल्यू, अगर हम x, ये हमारे पास x जो है, अगर हम इसका वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, तो ये हमने 2 लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिर 9 मीन नहीं रहेगा, सॉरी 9 मीडियन नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे मीडियन हमारे पास 7 बन जाएगा, इसलिए 2 इसका वैल्यू, x का वैल्यू नहीं हो सकता है। समझ आ रही है मेरी बात। देखिए हमारे पास 4 वैल्यू तो दिए गए हैं, लेकिन ये भी कहा गया है साथ में कि मीडियन आपका 9 है, तो इसका मतलब है 9 जो है ये, अगर आपके पास ऑड सीरीज़ है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो सेंट्रल वैल्यू होना चाहिए, तो इसका मतलब है 2 आपका वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर 2 रखेंगे तो सेंट्रल वैल्यू 7 बना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया मीडियन 9 है, तो आपका 2 एक्सक्लूड हो गया। चलिए आते हैं 7 पे। अगर हम इस तरह से लिखेंगे 3 7 7 9 एंड 15, यहाँ पे भी हमारे पास मीडियन क्या बना, यहाँ पे भी 7 बना, तो 7 हमारे पास मीडियन नहीं है बल्कि 9 है, तो आपका 7 भी एक्सक्लूड हो गया। आते हैं 8 पे, 3 7 8 9 एंड 15,
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास मीडियन क्या बनता है, 8 बनता है, बट ऑलरेडी गिवन 9 इज मीडियन, सो दिस इज बीइंग एक्सक्लूडेड ओवर हियर। तो अब हमारे पास क्या बचा, 9 इज द आंसर। कैसे देखते हैं, 3 7 9 9 एंड 15। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो सेंट्रल वैल्यू है, मैंने आपको बताया जब आपके पास ऑड सीरीज़ होगी तो आपने 2 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है, पूरी सीरीज़ को। इसमें जो आपका सेंट्रल वैल्यू बचता है दैट बिकम्स योर मीडियन। और ये भी बताया अगर इवन होगा तो उस सूरत में आप सेंट्रल 2 वैल्यूज़ को लेकिन अरेंज करना है, पहले सेंट्रल दो वैल्यूज़ को सम करना है, उसके बाद डिवाइड बाई 2 करना है, वो आपका मीडियन बन जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन डोंट फॉरगेट टू अरेंज द डेटा फर्स्ट। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है कि डेटा को सबसे पहले देखना है अरेंज्ड है कि नहीं। अगर अरेंज है तो ईजी है, अगर नहीं अरेंज है फिर इसको अरेंज करें, उसके बाद ही आप इसको जो है सॉल्व करें। ठीक है बेटा, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड हमारे पास दिया गया है। कॉलम फर्स्ट में हमारे पास मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास विड्थ एंड लोअर बाउंड्री दी गई है। ठीक है, यहाँ लोअर लिमिट भी आप कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉलम सेकंड में यूज्ड इन मीडियन फॉर्मूला बी में दिया गया है कंटेन्स n डिवाइड बाई 2 आइटम्स। डिफरेंस सॉरी सी हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन क्लास लिमिट्स एंड डी इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए आइए। सबसे पहला हमारे पास है मीडियन क्लास। किसी को याद है मीडियन क्लास है कैसे क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब अगर आपको याद होगा, जब हमने कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, अगर आपको लोगों को याद होगा, खुदा ना खास्ता L प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF, ठीक है, डिवाइडेड बाई F इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो n डिवाइडेड बाई 2 होता है, इसको हम कहते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, तो आप ये जो आपका n डिवाइड बाई 2 होता है, ये मीडियन क्लास कंटेन करता है। तो आपका मीडियन क्लास जो है ये किसके साथ मैच होता है, b के साथ। पहला b के साथ मैच होता है। ठीक है, आइए दूसरे पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो सीधा d के साथ मैच होता है। क्लास विड्थ क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्लास लिमिट्स, उसी को तो क्लास विड्थ हम कहते हैं। इसके बाद लोअर बाउंड्री यूज्ड इन मीडियन फार्मूला, ये L जो हमारे पास है लोअर लिमिट होता है। ठीक है, जो हमने मीडियन क्लास सेलेक्ट किया है उसका जो लोअर लिमिट है उसको हम लोअर बाउंड्री कहते हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पास L होता है। तो अब देख लीजिए हमारा जो फर्स्ट है वो B के साथ मैच हुआ, फर्स्ट B के साथ मैच हुआ। दूसरा हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी D के साथ मैच हुआ। तीसरा हमारे पास जो क्लास विड्थ है ये किसके साथ मैच हुआ, ये C के साथ मैच हुआ। इसी तरह हमारे पास फोर्थ जो है ये A के साथ मैच हुआ। तो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, इट सेज कॉलम फर्स्ट, इसमें हमारे पास 4 चीज़ें दी गई हैं, मीन, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड एंड जियोमेट्रिक मीन। इसी तरह हमारे पास कॉलम सेकंड में दिया गया है नॉन सूटेबल फॉर ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यूज़। बी हमारे पास है नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। सी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। डी मे नॉट बी यूनिकली डिफाइंड। ठीक है, तो आपने देखना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए मीन का अगर हम देखेंगे, मैंने आपको बताया ये इफेक्ट होता है बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मीडियन और मोड नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये आपका डायरेक्टली मैच होता है इसके साथ। तो मीडियन जो मीन जो है ये सी के साथ मैच होता है, यानी कि आपका फर्स्ट सी के साथ मैच होता है। आपके पास 2 ऑप्शंस बनते हैं यहाँ पे, या ए हो सकता है या सी हो सकता है। चलिए बाकी 2 आपके पास यहाँ पे बाहर हो गए। अब आता है मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या है, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस।
नॉट बेस्ड मीडियन का मैंने आपको बताया ये सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि पोजिशनल एवरेज देता है तो ये सिर्फ सेंट्रल वैल्यूज़ पे ही डिपेंड करता है, तो ये आपका सारी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपका जो सेकंड है ये बी के साथ यहाँ पे मैच होता है, तो सेकंड बी के साथ मैच होता है, तो ये आपका हो गया। तीसरा हमारे पास मोड है, ठीक है, तो मोड आपका जो है मे नॉट बी यूनिकली डिफाइंड। मैंने आपको बताया अगर आपके पास मल्टी मोडल डेटा होगा जहाँ पे हमारे पास 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 4 5 6 समथिंग, तो यहाँ पे हमारे पास मोड क्या हुआ 1 2 3, तो ये यूनिकली कहाँ हो गए, यहाँ यूनिकली डिफाइन ही नहीं हुए, इसलिए आपका मोड जो है ये मे नॉट बी यूनिकली डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड है मोड ये डी के साथ मैच होता है, और लास्ट में आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हम नॉन ज़ीरो या नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ को के लिए ही सूटेबल रहता है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। ठीक है बेटा, चलिए इस तरह से आपको ये अच्छी तरह से देखने, कभी कभी पहले ही अटैम्प्ट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपका वहाँ पे यूनिक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपका पहला मैच होता है, और बाकी जो आपके पास आपका वहाँ पे टाइम भी बच सकता है, बाकी जो आप बाकी चीज़ें बाकी ऑप्शंस आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन ए डेटा सेट आर इंक्रीज बाई 5, हमारे पास अगर सारी ऑब्जर्वेशन में 5 बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, 5 अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में बढ़ा दिया जाएगा, देन द मीन पे क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए रिमेंस अनचेंज्ड, मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी इंक्रीज बाई 5, मीन में से 5 जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन सी मीन इज़ इंक्रीज बाई 25, 25 से मीन इंक्रीज़ होगा। ऑप्शन डी इज़ डिक्रीज बाई 5, मीन 5 से कम होगा। तो आपने बताना है कि अगर डेटा सेट में 5 जो है ऐड किया जाएगा, आपने बताना है मीन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक डेटा सेट है 5 10 15, ठीक है, इसका मीन निकालते हैं। ये हमारे पास हुआ 10 + 5 इज़ 15 + 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 है हमारे पास, तो ये हमारे पास हुआ 30 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास 10 बना मीन। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, अब आपको इस डेटा सेट में हर एक वैल्यू में 5 बढ़ाने हैं, तो आपका नया डेटा सेट क्या बनता है, ये आपका 10 बनेगा, ये 15 बनेगा, और ये आपका 20 बनेगा। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। चलिए तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपके पास 20 और 30, ठीक है, 30 और 10 हो गए 40, 40 और 5 कितने हो गए 45, ठीक है, तो ये आप डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास बना 45 डिवाइड बाई 3, 3 1s 3 1s 3 5 15, तो आपका यहाँ पे मीन कितना बना 15। तो आपका अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे ये आपके पास 5 बढ़ा, ठीक है, तो मीन में कितना चेंज आया, इंक्रीज़ हो गया मीन कितना 5 से, तो आपका करेक्ट आंसर जो है बेटा यहाँ पे, ठीक है, वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब आपने याद रखना है जब भी डेटा सेट में यूनियन यानी कि इक्वली इंक्रीज़ होगा, हर एक डेटा आइटम में जो है हर एक ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज़ हो जाएगा वैल्यू, तो उससे जो है इक्वली जो है वैल्यू पे जो है फ़र्क पड़ता है। इसी तरह अगर हम डिक्रीज़ करेंगे 5 से, तो आपका मीन भी जो है 5 से डिक्रीज़ हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है जो मॉडरेटली स्क्यूड है, यानी कि इसमें ज़्यादा स्क्यूनेस नहीं है। तो आपसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, मीन इज़ 30, मीन दिया गया है, मीडियन इज़ 26, द अप्रॉक्सीमेट मोड इज़, आपने बताना है मोड कितना है। ऑप्शन ए इज़ 18, ऑप्शन बी इज़ 22, ऑप्शन सी इज़ 24, ऑप्शन डी इज़ 28। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी वो फॉर्मूला याद होगी जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास जो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें मीन मोड और जो है मीडियन हम कैलकुलेट इक्वेट करते हैं, और उसके बाद जो है हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। अगर वो फॉर्मूला आपको याद होगी तो डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा, तो आप कर लीजिएगा, आई विल गिव सम टाइम। ठीक है, तब तक मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको याद नहीं होगा। तो मीन माइनस मोड इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास सिंपल सी फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो यहाँ पे हमारे पास मीन दिया गया है, यहाँ पे मीडियन दिया गया है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने करना है कैलकुलेट मोड। ठीक है, तो ये देख लीजिए हमारे पास मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, तो मीन कितना दिया गया है 30,
तो 30 माइनस मीडियन कितना दिया गया है 26, तो ये आपके पास कितना बना 3, 30 माइनस 26 इज 4, ये आपके पास 12 बना। ठीक है, अब हमारे पास मीन माइनस मोड है, तो मोड को हम यहाँ लेके आएंगे और ये 12 यहाँ लेके आएंगे, तो ये आपके पास बनेगा मीन माइनस 12 इज इक्वल टू मोड। ठीक है बेटा, तो ये हमें मीन कितना है हमारे पास, तो मीन हमारे पास कितना है 30 ऑलरेडी दिया गया है, तो 30 माइनस 12, एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन ना हो जाए। मीन माइनस मोड, आई होप आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ठीक है, वैल्यू डालते जाइए, तो मीन आपका 30 माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन आपका 30 माइनस मीडियन 26। ठीक है, ये आपके पास कितना बना 3 इंटू 4। ठीक है, तो मोड आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा मोड इज इक्वल टू 30 माइनस 12। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपके पास बन जाएगा 18, तो 18 आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको 3 में से 2 वैल्यूज़ दिए गए हैं तो आप तीसरा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बस सिंपल सी फॉर्मूला याद रखनी है बेटा। ठीक है, क्लियर। चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 is the mean of 8 observations is 25, their total sum is 200. Statement 2 is if each observation is multiplied by 3, the new mean becomes the 3 times the old mean. Third statement, mean of 4, 8, 12, 16 is 12. Fourth statement is the mean can never be a decimal value. ठीक है, तो आपने बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चले पहले स्टेटमेंट पे जाते हैं। द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 25, दस देयर टोटल सम इज, ठीक है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन हमारे पास जो है 25 दिया गया है, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमारे पास 25 इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 8 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सम इज इक्वल टू 8 इंटू 25 इज इक्वल टू 200। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक सेकंड में आप कर लेंगे। दूसरा, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3, द न्यू मीन बिकम्स 3 टाइम्स द ओल्ड मीन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन पे आपके असर पड़ेगा। ज़रा इसको देख लीजिएगा, ये हमारे पास 3, ठीक है, 5 और 6 हमारे पास, या 10 लिखेंगे हम, 10 हमारे पास वैल्यू है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम मीन देखेंगे, उसके बाद हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़रा इसका मीन निकालिएगा बेटा, 3 + 8 + 10, ठीक है, तो ये आपके पास 3 + 5 हो गया 8, 8 + 10 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ 6, तो 6 आपका मीन बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3 से, तो ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 9 बन जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 बन जाएगा, ठीक है, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका बात 30 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ज़रा कर लीजिए कैलकुलेट, तो ये आपके पास 30 + 15 कितना हुआ 45, 45 + 9 कितना हुआ, ठीक है बेटा, 45 + 9 कितना हुआ 54, ठीक है, 54 डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, 3 1s 3 8 24, तो ये आपका 18 आया। अब देख लीजिए, ये हमारे पास 6 आया, ये हमारे पास 18 आया। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हर एक ऑब्जर्वेशन को, तो ये देख लीजिए 6 और 18, हमारे पास 18 को भी हम लिख सकते हैं 6 × 3, तो ये 3 टाइम्स हुआ कि नहीं। तो एक और चीज़ आपके सामने आई, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे और सारी ऑब्जर्वेशंस को किसी जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आपके ओवरऑल मीन पे उतने ही टाइम्स जो है इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही टाइम्स आपका जो मीन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है बेटा। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब आपका तीसरा स्टेटमेंट है मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 12, ठीक है, 4 8 12 एंड 16, ये 12 दिया गया है, 4 + 8 निकाल के देखते हैं, ठीक है, इसका मीन निकालना है, तो ये आपके पास 12 हुआ, 12 12 24, 24 + 16 कितना हुआ, ठीक है, ये आपका 40 हो गया। ठीक है, 40 डिवाइड बाई 4, 4 ऑब्जर्वेशन है ना, तो ये आपका 10 बना। तो गलत बात है, ये जो स्टेटमेंट है
ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस तरह के छोटे मोटे स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे तो आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके देने हैं वहाँ पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आइए फोर्थ स्टेटमेंट, द मीन कैन नेवर बी डेसिमल वैल्यू। बिल्कुल गलत है, मीन डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है। तो आपके दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सेकंड स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे जो है स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कभी कभी आपको जो है ना परेशानी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके ऑपरेट करके इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, एक डेटा सेट दिया गया है बेटा, ये हमारे पास सीरीज ऑफ डेटा सेट दिया गया है 5, 8, 12, 15, 20, 25 एंड 30, ये हमारे पास डेटा सेट है। पहला स्टेटमेंट मीन इज़ 15, इसका मीन जो है वो 15 है। कैलकुलेट करके देखते हैं कौन सा मसला है। 30 प्लस 25 इज़ 75, 75 प्लस 20 इज़ 95। ठीक है बेटा, सॉरी 30 प्लस 25 इज़ 55, 55 प्लस 20 इज़ 75, 75 प्लस 15 इज़ 90। ठीक है, 90 ये हो गई, ये दो 20, 90 प्लस 10 सॉरी 20 इज़ 110 प्लस 50 प्लस 5 इज़ 115, 115 बना कि नहीं। डिवाइड बाई ऑब्जर्वेशंस को गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ज़रा कर लीजिए कैलकुलेट इसका मीन। 7 1 तो यहाँ पे आपके पास कितने बचे, 4, तो ये आपके पास 45 बना। ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये आपके पास 45, 7 6 42 पॉइंट। ठीक है, तो इसके बाद 7 3 28, तो ये आपके पास 16.3 बना। ठीक है, लेकिन बता क्या रहा स्टेटमेंट, मीन इज़ 15, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरा मीडियन इज़ 15, ज़रा देखते हैं मीडियन 15 है कि नहीं। पहले हम देखेंगे क्या ये डेटा अरेंज्ड है। हाँ सर बिल्कुल अरेंज्ड है ये डेटा, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है इसका मीडियन जो है 15 है, 3 इस तरफ से 3 इस तरफ से, क्योंकि ऑड डेटा है तो सेंट्रल वैल्यू कितना बचा 15, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा द मीन एंड द मीडियन आर इक्वल, तो वो हमने देखा कि मीन इसका कितना था 16.3 और मीडियन इसका 15 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मोड एग्जिस्टेंस, इसका मोड एग्जिस्ट करता है क्या, देखिए हाँ यहाँ पे अगर हम देखेंगे हर एक वैल्यू यहाँ पे यूनिक है। नो वैल्यू इज़ रिपीटेड, इफ़ नो वैल्यू इज़ रिपीटेड इट सेज नो मोड, तो इसका मोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। आपका एक ही स्टेटमेंट सही निकला, दैट इज़ द सेकंड स्टेटमेंट। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ द ओनली स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट। आई होप आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा। इसी तरह के और MCQs देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा कि आपको ऐसे MCQs जो हम नए पैटर्न पे कर रहे हैं कैसे लग रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि लेवल थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए बाकी सेशंस में, वो विल इंक्रीज़ द लेवल ऑल्सो। तो बट आई होप आप एंजॉय करते होंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यही से आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं खींचना चाहता हूँ, आप लोगों से यहीं से इजाज़त लेता हूँ। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।